पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। लंबे समय तक चर्चा होती रही कि हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। चर्चा रणनीतिक वर्ग और जाति समीकरण के नजरिए से भी होती रही, लेकिन फिर अचानक एक ऐसे चेहरे पर मुहर लगी जिसके नाम पर कुछ खास चर्चा नहीं थी। आज की पॉलिटिकल पंचायत में होगी ओपी धनखड़ की नई जिम्मेदारियों और उसके बाद उठती चर्चाओं पर, साथ ही कितनी जिम्मेदारी उनको दी गई है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्या कुछ साधने की कोशिश होगी इसके जरिए, इस पर आज पॉलिटिकल पंचायत में हम करेंगे चर्चा। हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान ओपी धनखड़ को सौंपी जा चुकी है। पार्टी में हैवीवेट जिम्मेदारी पाने के बाद धनखड़ भी खूब गदगद हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद जहां एक साथ कई तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं, जिनमें से एक चर्चा देश वाली बेल्ट में धमक जमाने की भी है, तो वहीं उनके स्वागत में कुछ चुनौतियां भी तैयार है, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर बड़ौदा उपचुनाव को देखा जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर आखिरकार लंबे वक्त से जारी सस्पेंस से पर्दा रविवार को ही उठ गया और तमाम कयासों, नामों, संभावनाओं और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए पार्टी ने पुराने संघी, पूर्व मंत्री और जाट बेल्ट की राजनीति में सीधे दखल रखने वाले अपने तजुर्बेकार नेता ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। धनखड़ जिनकी पार्टी में अपनी धाक रही है, वो बात और है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में विजय से चूके ओपी धनखड़ का पार्टी स्तर पर सियासी वजन बढ़ा दिया गया है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठाया गया है। हालांकि इस पद के लिए उनके चयन को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं गरमाने लगी हैं। पिछले कुछ समय से इस पद को लेकर जाट गैर जाट की उलझन में फंसी बीजेपी को आखिरकार देश वाली बेल्ट का ही चेहरा पसंद आया। चर्चाएं हालांकि ऐसी भी रही हैं कि धनखड़ को पार्टी आलाकमान से नजदीकियों का फायदा मिला है। वो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं। जबकि कुछ चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि बीजेपी ने देश वाली बेल्ट में अपनी धमक बढ़ाने के लिए इस बेल्ट से अपने सबसे उम्र दराज नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुना। खैर जो भी हो, ये तमाम बातें चर्चाओं के दायरे में सिमटी हुई हैं, लेकिन अब जबकि ओपी धनखड़ सुभाष बराला की जगह ले चुके हैं, ऐसे में उनके स्वागत में कुछ चुनौतियां भी खड़ी हैं। इस दिशा में धनखड़ की सबसे बड़ी चुनौती बड़ौदा उपचुनाव में रणनीतिक योजना गठित करने की होगी। के लोगों ने मुझे कहा पानी के पीने की दिक्कतें हैं, नहर के पानी की दिक्कतें हैं। मैं भैंसवाड़ में था, उन्होंने कहा कि हमके हमारी ये बड़ी भारी कठिनाई है, सड़कों की दिक्कतें हैं। तो बहुत कठिनाइयां बड़ौदा में हैं। तो लोग ऐसा मन बना रहे हैं कि सरकार के साथ आए, जैसे बड़ौदे का इलाके का विकास हो और उस नाते से वो भी बाकी हरियाणा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े। ऐसा मन बड़ौदा के लोगों का लग रहा है। हालांकि जनता टीवी से बातचीत में उन्होंने ये दावा जरूर किया कि बड़ौदा में अब की बार हालात कुछ और बयां कर रहे हैं और नतीजे बीजेपी फेवर वाले ही होंगे। राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले धनखड़ के पास अगर वाकई ऐसी कोई कारगर रणनीति है जिसके दम पर वो बड़ी चुनौती बनी बड़ौदा सीट पर बीजेपी का परचम लहरवा पाए, तो ये वाकई देशवाल बेल्ट पर उनकी बड़ी सफलता होगी। हालांकि ये दावे हाल फिलहाल बयानों तक ही सिमटे हुए हैं। मैदान में ये बयानी तेवर क्या रंग लाते हैं, आगे देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बयानों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने भी इस मसले को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है, क्योंकि अब उम्मीदवारी को लेकर हर कोई बात कर रहा है और बनवारी लाल भी ये कह दे रहे हैं कि यहां से अगर बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो जीत निश्चित मानिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे।
तो पॉलिटिकल पंचायत की अब शुरुआत करते हैं। पूरी तरीके से हमने जमीन आपको बनी बनाई दे दी है। आप समझ चुके हैं कि इशू क्या है और बड़ौदा उपचुनाव में किस तरह की तैयारियां होंगी, बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां हैं, तमाम चीजें। 3 पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए आपको तारुफ करा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। शमशेर सिंह नैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है नैन साहब आपका। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप गोयल जी इनेलो की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शमशेर सिंह नैन साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष पहले जाट चेहरा, फिर एक बार फिर से जाट चेहरा, क्या पूरी तरीके से ध्यान में बड़ौदा को रखा गया क्योंकि यहाँ 1 लाख से ज्यादा जाट वोटर्स हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो हमारे किसान नेता हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में 24 साल का अनुभव है। वो जो माननीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हैं, चुनौतियों को अवसर में बदलने वाले हैं और जो चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं। और रही बड़ौदा चुनाव को लेकर, बड़ौदा चुनाव के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी वह गठबंधन की जो जेजेपी हमारी गठबंधन की जो है पार्टी है, उसका जो संयुक्त रूप से जो उम्मीदवार है वो 2/3 से ज्यादा मतों से विजयी प्राप्त करेगा बड़ौदा उपचुनाव के अंदर। संयुक्त रूप से बड़ौदा की स्थिति है, संयुक्त रूप से उतरेगा बीजेपी का ही कैंडिडेट ना? नहीं, गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा, जो पार्टी हाईकमान दोनों मिलकर तय करेंगे, वो कैंडिडेट जीतेगा और पूर्ण बहुमत के साथ। अभी आप प्रदेश अध्यक्ष के बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे। उन्हीं प्रदेश अध्यक्ष ने ये जिम्मेदारी संभालने से पहले भैंसवाल का वो दौरा करने गए थे, जहां पर उन्होंने कह दिया कि बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा। स्वाभाविक है क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने यहाँ जेजेपी के कैंडिडेट से ज्यादा वोट लिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी जो है, जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो इससे पहले भी बड़ौदा जो हल्का है उसका पूरा का पूरा दौरा करके आए हैं। उन्होंने जो समस्याएं, जो आम समस्याएं हैं जो लोगों के साथ, नहीं, मैं तो समस्या की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। मैं तो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ शमशेर जी। कैंडिडेट जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वो कैंडिडेट होगा। अरे तो उन्होंने तो तय कर लिया ना, कोई कैंडिडेट हो। ओम प्रकाश धनखड़ तो ये कह रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट होगा, स्वाभाविक है। स्वाभाविक तौर पर अभी जो है, जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वही कैंडिडेट होगा। ये मतलब पार्टी। तो ओम प्रकाश धनखड़ ने गलत कहा है? अब थोड़ी ओम प्रकाश धनखड़ ने गलत कहा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने गलत कहा क्या? उन्होंने ये कहा जी, जो पार्टी हाईकमान को तय करेगा। नहीं, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट होगा। ये तो स्वाभाविक है क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने 2019 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जेजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें ली थी, ज्यादा वोटें ली थी। हाँ जी, ये ऐसा है जी। नहीं, मैं समझ रहा हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? चलिए थोड़ी देर आप पानी पीजिए, मैं बालमुकुंद जी के पास चलता हूं। बालमुकुंद जी, अब एक जाट चेहरे को लेकर के आए हैं देशवाली बेल्ट में। एक जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव। 30 में से अब 29 विधायक हैं आपके। आप चाहेंगे कि 30 के 30 पूरे हो जाएं। रोहतक और सोनीपत ये गढ़ भी है, एक तरह से कहा जाता है, राजनीति के जानकार कहते हैं। कैसे स्ट्रैटेजी होगी जो बीजेपी ने एक शतरंज में एक नया अपना दांव रखा है? देखिए साकिब जी, सर्वप्रथम तो हम मुबारकबाद देते हैं कि नए अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं जी। पहला दिन है तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। राजनीतिक तो दल के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी भी डिबेट में देखता भी रहता हूँ, आपसे साझा भी करता हूँ और आपके साथ रूबरू भी होता हूँ कि लगातार 3 चुनाव कांग्रेस वहां से जीती है जी। तो 3 चुनाव जीतने का मतलब ये है कि क्षेत्र में जो दबदबा है या जो लोगों से संबंध है हमारे, वो ज्यादा मजबूत है बनस्पत और दूसरे दलों। और वो ये भी एक बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि हमारा गढ़ रहा है, वहाँ आसपास की 15-20 सीटों पर हमारा ऐसा दबदबा रहा है कि कभी से हम ही जीतते आए। तो हम बहुत, जिस तरीके से आपने हमारे साथी प्रवक्ता कहा, मैं तो उनसे मेरा पहली बार परिचय हुआ शमशेर नैन जी से, मुझे लगता है वो भी धनखड़ साहब के साथ ही
अभी प्रवक्ता बने तो उनको भी मुबारकबाद, पहली दफा जब उनसे रूबरू हुए हैं। तो ये बीजेपी की अपनी कवायद है, उनका अध्यक्ष का क्रम पूरा हो चुका था, काफी अंतर्द्वंद के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद आज उनको बना रहे हैं, आज उनकी मिठाई बट रही है, कल उनकी मिठाई बट रही है, इस तरह सुनने में आया, बहुत लोगों के नाम सुनने में आए, हर रोज मिठाई बटी है। आखिरकार के जाकर के अब इनका अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, तो मुबारकबाद उनको हमारी तरफ से। लेकिन कोई असर पड़ेगा कांग्रेस के वोट बैंक पर? कोई असर नहीं, बिल्कुल असर कहाँ पड़ेगा साकिब जी। आप देखिए, आज इनके एक मंत्री ने कहा अगर हम लड़े तो, अभी तक ये द्वंद की स्थिति में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। और मैं कहता हूँ नया अध्यक्ष बने हैं अभी ये धनखड़ जी, अगर ये आज अध्यक्ष बने और कल चुनाव वहां जेजेपी लड़ेगी तो ये भी एक नजारा होगा। मतलब इनका ये नहीं पता अभी तक करेंगे क्या, जबकि कैबिनेट उनके जो मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री है बनवारी लाल जी, और पिछले मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री थे, वो कह रहे हैं अगर हम लड़ेंगे तो इसलिए सस्पेंस है। ठीक है, चुनाव लड़ना ठीक है। सर गठबंधन का उन्होंने कहा है कि गठबंधन का कोई उम्मीदवार होगा वो पूर्ण रूप से जीतेगा। माननीय बनवारी लाल जी ने कहा है कि गठबंधन का जो पार्टी हाईकमान तय करेगा वो उम्मीदवार। शमशेर जी, एक तो आप पूरी तरीके से अपडेट नहीं है, ना तो आप धनखड़ साहब के स्टेटमेंट से अपडेट है, ना बनवारी लाल के स्टेटमेंट से अपडेट है। हम लगातार उनके बाइट प्ले कर रहे हैं, लगातार उनका बयान सुना रहे हैं, कहीं वो गठबंधन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे बनवारी लाल जी ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट उतरेगा तो जीत निश्चित है। ये स्टेटमेंट है। आप प्लीज सारा स्टेटमेंट आप सुनिए पहले। संदीप गोयल जी का रुख कर लेते। गोयल साहब, ये बड़ौदा सीट ऐसी सीट जिस पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने विधायक दिया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल, लेकिन जमीन खिसक गई, खिसकती चली गई। अब दोबारा से एनर्जी नजर आ रही है इंडियन नेशनल लोकदल में। क्या बड़ौदा का उपचुनाव जीतकर एक मैसेज देना चाहेगी इंडियन नेशनल लोकदल, या फिर एक सुनहरा मौका है इंडियन नेशनल लोकदल के पास? साकेत जी, सबसे पहले तो मैं धनखड़ जी की नियुक्ति के ऊपर जिस प्रकार के कयास भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर लगाए कि इन्हें एक जाट नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, किसान नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, तो मैं मानता हूं कि ओपी धनखड़ जी इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। नंबर 1 जाट नेता के तौर पर, जब जाट आरक्षण के मामले में तो मुद्दा सारे हरियाणा को पता था, धनखड़ जी का सहयोग जाट समाज को पता है किस प्रकार से धनखड़ ने, कैप्टन अभिमन्यु ने, सुभाष बराड़ा ने अपने कर्मों के कारण मुंह की खानी पड़ी और विधानसभा चुनाव में वो बुरी तरह आ रही बात दूसरी किसान नेता की, तो साकेत जी आपको भी पता है धनखड़ जी नंगे बदन होकर किसानों के हितों की आवाज उठाते थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात करते थे, C2 लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की बात करते थे। किसानों की बातों को लेकर विभिन्न प्रकार की झूठे वादे इन्होंने जो किए, उनका परिणाम आप देख सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 3 अध्यादेश लेके आ रही है, मंडी कानून को खत्म कर रही है, किसानों को MSP पर फसल ना खरीदना पाए उसके लिए अनुबंध खेती, जिसको मैं कंपनी की खेती बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने कंपनी की खेती के मार्फत किसान की फसल को लूटने की शुरुआत कर दी है। तीसरी बात साकेत जी, जो किसानों की बुरी हालत आज के दिन हुई थी, वो चाहे आप सरसों की खरीद से हो, गेहूं की खरीद से हो, चने की खरीद को लेकर हो, बाजरे की खरीद को लेकर हो, या किसान के साथ जो फसल बीमा योजना के तहत विभिन्न प्रकार की बेकायदियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, और उस समय जो धनखड़ जी राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को किसान नेता प्रोजेक्ट करते थे, अपनी आवाज को क्यों नहीं उठा पाए? तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ओपी धनखड़ फेल हैं। अब आपकी बात का मैं उत्तर देना चाहूंगा साकेत जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गढ़ चौताऊ देवीलाल के जमाने से बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से रही है। विकास कार्यों के दम पर हमने दबदबा बनाया था, ना कि भूपेंद्र हुड्डा की तरह हमने झूठे वादे या फिर बातों के क्षेत्रवाद के नाम पर दबदबा नहीं बनाया। विकास कार्य बोलते हैं साकेत जी, भूपेंद्र हुड्डा मुंह तो किलोई की तरफ करके सोते थे, कमर बड़ौदा की तरफ करके सोते थे। एक विकास कार्य बड़ौदा हल्के में भूपेंद्र हुड्डा का आप बता दीजिए, और मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का 2001 में औलाना के अंदर, जो हमारे बड़ौदा से 3 किलोमीटर दूर है, वहां एक शुगर मिल बनाई गई 2001 में। 2002 में गोहाना और बड़ौदा के बीच में 200 एकड़ की अनाज मंडी बनाई गई, जहां 500 व्यापारी भाई बैठते हैं। तीसरी बड़ी बात, 2003 में साकेत जी एक नई अनाज मंडी बनाई गई बड़ौदा के बिल्कुल एडजॉइनिंग 3 किलोमीटर में, एक नई सब्जी मंडी बनाई गई, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2003 में बनाया। उसके बाद आप देखिए साकेत जी 16 साल हो गए,
16 साल से बड़ौदा हल्के के साथ कितना जुल्म हुआ, कितनी ज्यादतियां हुई। एक सरकारी कॉलेज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई, तो दबदबे की बात करते हैं। अगर आप साकेत सड़क पर जाके देखेंगे तो जुलाना रोड पर जो बड़ौदा गांव है, बड़ौदा गांव 14,000 वोटों का गांव है साकेत जी। 3 साल पहले उसकी एक चीज बता दीजिए, उसके बाद मैं बालमुकुंद जी के पास जाऊंगा। बालमुकुंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बस संदीप जी एक चीज मुझे बता दिए, इतना काम किया था तो हार क्यों गए आप? साकेत जी वक्त है, परिवर्तनशील है। एक बार में बताने तो लग रहा है, क्षेत्रवाद का नारा देकर इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी ने बाजी मार ली। फिर एक जाट राजनीति के वर्चस्व बढ़ाने की नीयत से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को झूठे मुकदमे फसलवा के उन्होंने जाट लीडरशिप को खत्म करने का काम किया। तो एक समय आया जब पार्टी के अंदर अनस्टेबिलिटी आई। बालमुकुंद जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या संदीप गोयल जी को सुना आपने? नहीं, मैं आपने जब मेरा नाम लिया तो विकास कार्य पूछ लीजिए साकेत जी, बड़ौदा हल्के का कोई किया हो तो एक विकास कार्य जो लैंडमार्क हो, बड़ौदा हल्के के लोग प्राउड फील कर सके। ठीक है, कि यहाँ 10 साल 9 साल दे रहे जवाब दे रहे बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी जवाब दे रहे हैं। संदीप जी सुनिए। जी जी देखिए साकेत जी, हमारे साथी प्रवक्ता बड़े शरीफ आदमी हैं, आदमी भी अच्छे हैं, भले हैं, लेकिन देखो इस तरीके की झूठ बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये अपने आप को दुरुस्त कर लें। साकेत जी, यहाँ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है और हिंदुस्तान का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय है और पीजीआई है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछली सरकार के कार्यकाल में निर्माण हुआ। यहाँ एक छोटा गुरुकुल होता था, अब 200 एकड़ में लेकर के विश्वविद्यालय हमने बनाया यहाँ। दूसरा, रेल कोच फैक्ट्री या तो उत्तर भारत में कपूरथला में है या हमने बड़ौदा हल्के में खेड़ा खेड़ी गांव, मुरन खेड़ा गांव है, वहां पर जमीन अधिग्रहण की थी, हमने शिलान्यास कर दिया था। इस बीजेपी की सरकार ने उसको रेल का मुरम्मत कारखाना, हमने रेल कारखाना लाया था, इन्होंने वर्कशॉप बनाई, वो भी बड़ी में ले गए। तीसरा, हमारी जीवन की लाइफ लाइन है एसवाईएल का इतना विवाद बढ़ गया था तो उसके पैरेलल एक हमने हंसी बुटाना में निकाली, जो कि बुटाना गांव बड़ौदा हल्के का सबसे बड़ा गांव हुआ, बुटाना में ही आके खुली, वहीं आके पानी देता था। इस बीजेपी की सरकार ने उसके लिए भी अच्छी पैरवी नहीं करी। अदरवाइज वहां दो तरह से पानी की व्यवस्था थी, साइफन से भी और पंचर भी हो सकता था। 3 हमने कॉलेज बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 पिछली हमारी सरकार में खुले हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज गांव बड़ी ब्राह्मण है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी सरकार में खुले है पिछली में। आप ये बताइए, ग्रामीण अंचल में पूरे हरियाणा में 4 या 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें से एक बड़ौदा में है, बड़ी ब्राह्मण गांव में। और नेशनल हाईवे पानीपत से लेकर के रोहतक, रेवाड़ी और आगे महाराष्ट्र की तरफ चला जाता है, जयपुर की तरफ, वो बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीचों बीच निकला, वो कांग्रेस के शासनकाल में बना। गिनाने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको, छोटे छोटे जिस तरीके के बालमुकुंद जी एक बार इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने कार्यकाल का जिक्र कर दिया कि क्या क्या किया, आपने अपने कार्यकाल का जिक्र कर दिया। मैं जरा शमशेर जी के पास चलता हूं, आप भी बता दीजिए, 5 साल का कार्यकाल आपका भी रहा है, बड़ौदा के लिए क्या किया आपने? देखो जी, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हुई हैं। जितने भी हाईवे के प्रोजेक्ट थे, जितने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे थे, वो पिछले 5 या 7 साल से अटके हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितने भी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या जो भी मतलब सड़कों का जो जाल था, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जोड़ा गया है, जिस प्रकार से गांव के अंदर विकास का कार्य किया गया है, हमारे भाई साहब, हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई एक बात कर रहे हैं कि आज कांग्रेस के सिस्टम के बारे में, आज कोई भी युवा वर्ग है, चाहे उसमें आप इनकी पार्टी के किसी भी युवा वर्ग को ले लीजिए, यहाँ को हरियाणा को छोड़िए, आप राजस्थान को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए। शमशेर जी एक सवाल का जवाब दीजिए। शमशेर जी एक सवाल का जवाब दीजिए। शमशेर जी एक सेकंड, कोई साहब एक सवाल है मेरा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने उनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू किया था इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद धनखड़ साहब के साथ। उन्होंने कहा कि बड़ौदा के लोगों ने विकास का मन बना लिया है। पिछले 5 साल तक आपकी सरकार रही, लेकिन आपका विधायक यहां से नहीं था। क्या ये मानकर चला जाए कि विधायक नहीं था तो यहां विकास नहीं हुआ और अब विकास का मन बना लिया है क्योंकि बीजेपी को जिताना चाहते हैं, ऐसा धनखड़ साहब ये कह रहे हैं? मतलब 5 साल में आपने विकास नहीं करवाया वहां पे? नहीं, कांग्रेस ने पिछले 6 साल से कांग्रेस थी, उससे पहले भी पार्टियां रही हैं। 5 साल आप शासन करके आए ना साहब, 5 साल आप शासन करके आए ना प्रदेश में, पूरा प्रदेश आपका था ना।
साकेत जी मुझे समय देना है 1 मिनट के लिए। जी साकेत जी, शमशेर जी एक बार जवाब दे दीजिए शमशेर जी। जिस गति से विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर 90 की 90 विधानसभा के अंदर हुए हैं, उस प्रकार से पूर्व की अनेकों सरकारें हरियाणा प्रदेश के अंदर रही हैं। आप फिर से ये कह रहे हैं आज कि के समय में प्रदेश अध्यक्ष आज गलत के बोल समय रहे हैं। शमशेर जी आप फिर से ये बोल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष गलत बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि विकास का मन बना लिया है, आप कह रहे हैं कि 90 के 90 विधानसभा में विकास हुआ है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं विकास सभी जगह पे हुआ है, परंतु जो विकास है वो बड़ौदा के अंदर अब बड़ौदा जो विधानसभा के 54 गांव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी मतलब आपको विधायक मिल जाएगा वहां से तो विकास होगा, विधायक नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। नहीं, आज के समय में तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वहां के विधायक, और विकास कार्य जो है वो आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं को वही विकास कार्य वही देखते हैं, परंतु आज भी विधायक जो है, मैं तो अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रहा, मैं तो ओम प्रकाश धनखड़ जी के स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि बड़ौदा के लोगों ने विकास का मन बना लिया है। विकास का मन बना लिया है, उन्होंने नेतृत्व चेंज करने का भी मन बना लिया है बड़ौदा की जनता ने। बालमुकुंद जी आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं, बालमुकुंद जी। साकेत जी, मैं बीजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में एक हॉस्पिटल बता दे जहां कोरोना का इलाज इनकी सरकार में बने हुए हॉस्पिटल में चल रहा हो। एक सिंगल हॉस्पिटल, ना केवल हरियाणा में पूरे देश में बता दे। अगर कोरोना काल में एक ऐसा हॉस्पिटल जो इनके राज में बन के तैयार हुआ और वहां पेशेंट का इलाज हो रहा, एक हॉस्पिटल का नाम बता दे। मैं डिबेट में ये मान लूंगा कुछ विकास हुआ इनके शासन में। करनाल शहर का नाम बता दे मेरे साथी प्रवक्ता। आप हरियाणा में जो मेडिकल इनके टाइम में बन के तैयार हुआ, इन्होंने शिलान्यास किया, इन्होंने उद्घाटन किया और आज कोरोना का इलाज हो रहा है, एक हॉस्पिटल का नाम बता। मैं अपने साथी प्रवक्ता को एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। आप मेरे मतलब बड़े भाई साथी हो। आज जो कोरोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया है, जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर आप बयान देने के लिए और स्टेटमेंट देने के लिए ठीक रहता है, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी ने मास्क बांटे हैं पूरे प्रदेश। ठीक है, मैं संदीप गोयल जी का, चलिए मुद्दा अलग हो रहा है, मुद्दा अलग हो रहा है। चलिए संदीप गोयल जी को चर्चा में लेकर आता हूँ। संदीप गोयल जी, ठीक है बालमुकुंद जी, संदीप गोयल जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के भाई ने बताया कि प्रदेश में विकास बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, गतिशील कार्य हो रहे हैं, नेशनल हाईवे आ रहे हैं, एक्सप्रेस वे आ रहे हैं। अरे भाई, बड़ौदा के हल्के के 54 गांवों के अंदर इतने गांव में कोई सड़क आपने बना के दी क्या 6 साल में? आपने गुहाना से जुलाना रोड के ऊपर बड़ौदा गांव है, वहां 3 साल पहले सड़क तोड़ के रोडे बिछा दिए थे। बैलगाड़ी के रेड़ू के पहिए टूट गए, बैलों के पैर टूट गए, मोटरसाइकिल गाड़ी वालों के एक्सीडेंट हो गए। और दूसरी बात, शामड़ी गांव में 6 साल से आपकी सड़क टूटी पड़ी है। आपने 6 साल से कोई एक विकास कर एक रोड़ा लगाया हो तो उसके ऊपर ईंट लगाई हो तो बताइए। इसके अलावा बनवासा, हरिडाणा, कथूरा, किल्पा, 5 गांव में बार फसल डूब रही है हर साल। आपकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आज भी किसान उनको मारा मारी सहन करनी पड़ती है। चौधरी देवीलाल जी थे जिन्होंने ड्रेन की चौड़ाई बढ़ाई थी, वही एक समस्या का निपटारा करके गए थे। उसके बाद ना तो कांग्रेस की सरकार जागी ना आपकी सरकार जागी। इसी प्रकार में एक और बात बताऊंगा साकेत जी, आप 2-3 बड़े गांव हैं, बड़ौदा और बुटाना, 14-15 हजार के वोट हैं, वहां पर एक क्यू सेंटर बस स्टैंड छोटा सा खड़े होने की जगह भी नहीं बना पाए। बड़ी शर्म की बात है। 16 साल तक इन पार्टियों ने राज किया। एक अहम मुद्दा और है साकेत जी, जो साकेत जी में बड़ा अहम मुद्दा है। एक सवाल मेरा है आपसे, क्योंकि आज हम लोग ओम प्रकाश धनखड़ की इस नियुक्ति पर चर्चा कर रहे हैं, ये पंचायत जो लगी है, ट्यूबवेल के गोयल साहब 5 साल से पेंडिंग है साकेत जी। संदीप गोयल साहब, सरकार ने उनकी कनेक्शन नहीं एक सेकंड रुकिए। 6 इंच का बोर कराने की मोटर दे दी। संदीप गोयल जी, 4 इंच के बोर की मोटर। संदीप जी सुनिए, फिर वक्त खत्म हो जाएगा। अब 6 इंच का बोर करेगा तो 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा बस कीजिए, थम जाइए थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संदीप गोयल जी, सवाल ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति इस देशवाली बेल्ट में एक जाट चेहरा देने की कोशिश, क्या आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट बड़ौदा में होने वाले विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव होने वाला है, इस पर किसी तरीके से पड़ेगा? देखिए, जाट नेता की अगर बात करें साकेत जी, तो सबसे बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में आज, जिनको लोग मानते हैं।
हालांकि हम जातिगत बात करते नहीं, लेकिन अगर जाट नेता आप मानते हो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सलाखों के पीछे डालने में, अपने दामाद जी को खुश करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र रच के आपने जाट लीडरशिप को कमजोर करने का काम किया। तो अगर देखा जाए, हालांकि जातिगत बात नहीं करनी चाहिए हमें डिबेट में भी, जाट तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं देगा। पिछले चुनाव में किया हुआ तो कोई किसी ने भूल के पिछले चुनाव में दे भी दिया हुआ, अब तो वो आज करेंगे नहीं जाट तो बीजेपी की तरफ। ये तो पूरे हरियाणा में आप जन जन में कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं। आप पंचायत लगा रहे हैं, उसके बाद आपके जो संवाददाता जाएंगे क्षेत्र में जाकर के देखेंगे। जाट नेता की बात है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा जाट नेता किसान नेता को है आज की डेट में हरियाणा। ये तो इनकी गलतफहमी है, इनको तो मजबूरी में बढ़ा। ये तो कृष्ण गुर्जर को बढ़ा चुके थे, नियुक्त कर चुके थे, लड्डू बांट चुके थे, इनके केंद्रीय मंत्रियों को ट्वीट आ चुके थे। वो तो कृष्णलाल गुर्जर ने ये कहा कि मैं अगर पार्टी चाहती है तो मैं केंद्रीय मंत्री भी रहूंगा और अध्यक्ष भी रहूंगा। तो हमारे बगल में पंजाब में ये इन्होंने एक वो ठीक है, शमशेर जी काउंटर करना चाहते हैं आपको, शमशेर जी काउंटर करना चाहते हैं। जाट नेता की बात, आप जाट नेता की बात करते हो। आज रोहतक के अंदर अपनी स्थिति आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देख ली है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आप बड़ा जाट नेता का चेहरा बताते हो। सोनीपत के अंदर जिस प्रकार से वो 2 लाख वोटों से ज्यादा के मार्जिन से हार के निकले थे, आपको उस चीज का पता होगा। आपको कभी किसी बिरादरी के बारे में, मेरे साथी प्रवक्ता हो आप, किसी बिरादरी के बारे में नहीं। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। आज ओम प्रकाश, यहाँ कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है कि रोहतक के अंदर आपने परिवारवाद, आप जानते हो कि हरियाणा में कोई नहीं है। और ये सत्य नहीं है। सर आप ये कह रहे थे कि भी किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सोनीपत लोकसभा के अंदर से 2.25 लाख वोटों से हार कर निकलना पड़ा था। आपको इस चीज का पता होगा। आपको दीपेंद्र जी के बारे में पता हो, जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो खड्डे खोदे हुए थे, उनके खड्डों को जनता ने जो है, जनता ने जिस प्रकार से उनके एक सवाल मेरा जिस प्रकार से भरा है। शमशेर जी एक सवाल बालमुकुंद जी एक सेकंड, 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 ओम प्रकाश धनखड़ जी जो है वो जाट नेता नहीं। शमशेर जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आज तक उन्होंने किसानों को, शमशेर जी एक सवाल का जवाब दीजिए। उसको पूर्ण रूप से प्रयोग किया। शमशेर जी सुनिए, आप एक फैक्ट का जिक्र कर रहे थे। आपने कहा कि सोनीपत लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा, ये फैक्ट है। लेकिन उसी लोकसभा चुनाव में जब हम 9 हलके को देखते हैं तो बड़ौदा हलके में उन्होंने लीड लिया। लीड भी इतना जहां बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट के अगर वोटों को जोड़ भी दें तो भी उससे 10,000 ज्यादा था। इस पर क्या कहेंगे आप? आज उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में फर्क है जी। तो ये तो जो है कांग्रेस वाले भी कह सकते हैं, कांग्रेस वाले भी तो ये कह सकते हैं कि 2019 में जो चीजें थी वो अभी नहीं है। आपके लिए फर्क है तो उनके लिए फर्क क्यों नहीं है साहब? जो 6 साल से अपेक्षा का शिकार बड़ौदा हल्का हुआ है, वो अब बड़ौदा हल्का अपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहता। वो विकास को लेकर आज बड़ौदा के अंदर जो है 6 साल हो गए। हमारे साथी मित्र को पता है 6 साल हो गए उनकी सरकार को। आज तक बिजली की समस्या जो की तो है, नहरों की समस्या जो की तो है, सड़कों की समस्या 6 साल हो गए किसकी सरकार को? 6 साल हो गए किसकी सरकार को? शमशेर जी 6 साल हो गए किसकी सरकार को? आज जितने विकास कार्य वहां बड़ौदा हल्के के अंदर हो सके थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो कराने की। शमशेर जी आप ये कह रहे 6 साल हो गए, किसको 6 साल हो गए? आप ही की पार्टी को 6 साल हो गए ना सर। इनके विधायक पूर्व में विधायक क्या करेंगे? वो विधायक को जो फंड मिलेगा उससे खर्च कर लेंगे या मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे? अलग व्यवहार करते हैं। अभी तो आपने कहा कि 90 के 90 हल्के के विधायक मुख्यमंत्री हैं। फिर तो आपके मुख्यमंत्री भेदभावपूर्ण मुख्यमंत्री जी 90 विधायक। आप खुद अपने स्टेटमेंट में फंस जा रहे हैं शमशेर जी, अपने स्टेटमेंट में आप खुद फंस जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं फिर उसको डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है आपके लिए शमशेर जी। वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और हम 25 से 30,000 वोटों का मार्जिन से जीतेंगे। वहाँ एक तरफा रहेगा चुनाव। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घर की सीट है वो और उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। घर की सीट तो उनकी रोहतक, घर की सीट
बालमुकुंद जी मुझे तो लगा था कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बातचीत कर रहा हूं। मुझे ये नहीं पता था कि मैं भविष्य वक्ता बालमुकुंद शर्मा जी से बात कर रहा हूं, जो भविष्य बता दे रहे हैं कि कांग्रेस यहां से दिखाई दे रहा है साकिब जी। चलिए अच्छी बात है। पंचायत को यहीं पर खत्म करेंगे, आज की पंचायत को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात हुई, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। उनके नियुक्त होने के बाद जातीय समीकरण, चुनावी समीकरण, रणनीति किस तरीके से बदल जाएंगे, इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से 7:30 बजे पॉलिटिकल पंचायत फिर से लगेगी, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।